अचानक से एक दिन कॉल आता है रोते रोते कि मम्मी को कैंसर निकल गया है। घर आने की हिम्मत नहीं, फेस करने की हिम्मत नहीं, और मम्मी को बताने की हिम्मत नहीं। और जब तुम लोग ये बोलते हो कि मिडिल क्लास की लड़की है, कुछ ना कुछ गलत काम करके ही पैसा अर्न कर रही होगी। हेलो मेरे सो कॉल्ड परिवार, सो कॉल्ड समाज वाले जिनसे हमारी खुशी नहीं देखी जा रही है, हमारा तरक्की नहीं देखा जा रहा है। तो बहुत सारी खुशी दिखा दिखाकर मैं पागल कर चुकी हूँ आप लोगों को, और अब मैं अपना थोड़ा सा दुख दिखाकर आप लोगों को खुश कर देती हूँ। और मेरे प्यारे व्यूवर्स जिनके थ्रू मैं आज यहाँ तक हूँ, जिनके प्यार के कारण मैं वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि वो लोग प्यार करते हैं मुझे, वो लोग मोटिवेट करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो आज आप लोगों को भी कुछ रियलिटी बताती हूँ, क्योंकि हमेशा आप लोग ना मुझे खुश होते हुए देखे हो वीडियो में, हमेशा कभी शॉपिंग जा रहे हैं, कभी घर में कुछ कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं परिवार के साथ। बट इन रियलिटी क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना चूल्हा साफ करती हूँ, क्योंकि मुझे गर्म पानी करना है। अभी उठी हूँ मैं थोड़ी देर पहले और भाग के मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि यहीं से मेरा सारा काम होता है, इसी घर से मेरा सारा काम होता है। वहां से कुछ भी नहीं हो पाता, वो घर बहुत ज्यादा दूर है, वहां का रास्ता खराब है, बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे चीजें समझाऊंगी। पहले मैं इसको साफ करती हूँ, क्योंकि शाम में खाना बना था तो ये साफ नहीं हुआ था। आई हाई ढन 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 ढन। कुछ टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कि खुल के पॉटी नहीं हो रहा है, मतलब आप चाह रहे हो कि आप खुल के करो बट वो खुल के निकल नहीं रहा है यार। समझ रहे हो कितनी बड़ी दिक्कत है ये। तो मैं गर्म पानी कर रही हूँ ताकि पी के थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँ और अच्छे से निकाल पाऊँ, क्योंकि नहीं हो रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं है कॉन्स्टिपेशन वाली बीमारी मुझे कैसे हो गई। सब लोगों की नज़र है, सब, पर कोई बात नहीं, हम पीते हैं और इसके बाद आपसे बात करते हैं। यस, यहाँ मेरा गर्म पानी आ गया, तो चलो अंदर रूम में बैठ के पीते पीते बात करते हैं। आई होप कि इसको पीने के बाद मेरा पेट साफ हो जाए। भाई सुबह सुबह का क्रियाकलाप अच्छे से टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पूरा दिन चिड़चिड़ा जाता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है। अब स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरे पूरे परिवार को ये लगता है कि भाई मिडिल क्लास की लड़की, मिडिल क्लास का परिवार जो इतना दुख में रहता था वो इतना सुख में कैसे रहता है, इतना खुश कैसे रहता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि एक शॉपकीपर की बेटी, मतलब एक दुकानदार की बेटी कैसे ये सब कर रही है अकेले। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोगों को? तुम लोग से मांगने नहीं जा रहे भाई, और कभी नहीं मांगे हैं तुम लोगों से। आई डोंट नो, मुझे ये सब बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, मुझे लगता है बनाना चाहिए, तभी मैं बना रही हूँ। यस, देखो भाई, दिन का पहला दुख मैं दिखा रही हूँ। तुम लोगों को लगता है ना कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। खुश तो मैं रहती हूँ क्योंकि हम लोग खुश रहना सीख गए, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। पहला दुख कि मेरा लेंस टूट गया। सुबह सुबह मेरा लेंस टूट गया, और ये मैं बहुत पैसे जुगाड़ करके, बहुत मेहनत से कमा कर खरीदी थी, और वो टूट गया। बट फिर भी मैं रो रही हूँ, नहीं रो रही हूँ। तो तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि नहीं रो रही है मतलब बहुत पैसा है? भाई रोना और दुखी होना हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हम लोग खुश रहना सीख गए, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं बार बार वही बोलती हूँ, खुश रहो। तुम लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुश रहो, वरना दुखी रहोगे तो सिर्फ दुखी ही रहोगे। तो देखो, मेरा लेंस टूट गया, जो कि 1 साल ही चला है अभी, और 1 साल में मैं एक बार भी यूज़ नहीं की हूँ, सिर्फ नीलाव गेमिंग के लिए यूज़ करता था, और ये टूट गया है। अब या तो इसे रिपेयर करना होगा, नहीं तो नया खरीदना होगा, क्योंकि खरीदना तो है, हमारे पास ऑप्शन ही है, क्योंकि हमारा काम ही यही है। अगर हम नहीं खरीदे तो हमारा काम रुक जाएगा। पहला दुख, मैं दुखी हूँ, मैं रो के दिखाती हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब आप लोग खुश हो जाओ यार, ये देखकर तो खुश हो जाओ। खुशी से तो खुश होते नहीं हो, दुख से ही खुश हो जाओ एटलीस्ट, लेकिन खुश रहो। अब देखो, दूसरा दुख हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, फिर भी हम दुखी नहीं है, फिर भी हम खुश हैं, जबकि हमें दुख हो रहा है अंदर से बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सारी चीजें ना हमारे लिए सपना था जो हम धीरे धीरे अचीव कर रहे थे, पूरा कर रहे थे। ठीक है, बहुत कॉस्टली आता है ये सब। और ये भी हमारा दूसरा दुख, दीदी का जिस दिन बर्थडे था उस दिन डांस करते करते किसी के हाथ से रिंग लाइट पे हाथ चला गया, और रिंग लाइट नीचे धड़ाक से गिरा, और वो इस तरीके से खुल गया, टूट गया, जो कि शायद अब बन भी नहीं सकता, तो हमें नया लेना होगा। बट हम कब लेंगे अब वो पता नहीं हमें, क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए। तो ये हमारा दूसरा दुख। खुश हो जाओ तुम लोग मेरा दुख देख के, मेरे सो कॉल्ड परिवार वालों, समाज वालों, जिन्हें मेरी खुशी पसंद नहीं है, एटलीस्ट दुख देखकर खुश हो जाओ। देखो, रिंग लाइट टूट गया, लेंस टूट गया, और भी चीजें मैं दिखाती हूँ धीरे धीरे। चलो अंदर चलते हैं। अब तीसरा दुख बताती हूँ। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते होंगे वो जानते होंगे कि मेरा इससे पहले भी एक और चैनल था, शिल्पी राज ब्लॉग के नाम से, था नहीं, अभी भी है, बट वो मैं अभी चला नहीं रही हूँ। सोचो, 4.5 लाख का चैनल, जिससे मेरा सिल्वर प्ले बटन आया, जिससे मेरी इनकम आ रही थी, वो चैनल मैं नहीं चला रही हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को वो भी नहीं देखा गया। मेरा 3-4 बार हैक का नोटिफिकेशन आ चुका है उस चैनल पे, और वो हैक भी हो चुका था एक बार, बट हमारी किस्मत
काफ़ी अच्छी थी कि मेरा हैक होते होते मतलब हो गया था, वो फ़ोन से हैक हो गया था, पीसी से होना बाकी था। हम उसका पासवर्ड चेंज किए, रिकवर किए, वो जैसे तैसे रिकवर हो गया। लेकिन हमें ना बहुत डर लगने लगा, क्योंकि 4.5 लाख का चैनल, अगर आपका इनकम आ रहा हो, सिल्वर प्ले बटन है आपके पास, और उसके बाद वो हैक हो जाए, आप सोच भी नहीं सकते हो, जिस पे आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो, जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो दिन भर, वो चैनल आपका ख़त्म हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। फिर भी मैं ये दुख कहीं भी जाहिर नहीं की कि कोई बात नहीं, लाइफ है, होता है, अप्स डाउन सबकी लाइफ में आता है, सिर्फ मेरे ही लाइफ में नहीं है। तो ठीक है, मैं उस दुख को कहीं भी जाहिर नहीं की। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि वो चैनल पे आप वीडियोस क्यों नहीं डालते हो। उस चैनल पे मेरे बहुत पुराने पुराने सब्सक्राइबर हैं, बट मैं अभी तक इंस्टा, यूट्यूब कहीं भी रिवील नहीं की कि आखिर मैं वो चैनल क्यों बंद की, न्यू चैनल क्यों स्टार्ट की। दूसरी चीज़, एक और गलती की, सुबह सुबह आप सोए हो और अचानक से नोटिफिकेशन आता है कि आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया, जिससे हर महीने पैसे आ रहे हैं। भाई तुम नहीं यूट्यूबर हो, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे साथ साथ क्या क्या हुआ है। मैं बैठ के लिटरली रोई हूँ घंटों कि भाई ये क्या हो रहा है लाइफ में, क्यों हो रहा है, किसका नज़र लग रहा है, आखिर हम लोग क्या गलती कर रहे हैं। मतलब सुबह सुबह नोटिफिकेशन आता है कि आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज़ नहीं पता था कि आप अगर किसी और की वीडियोज़ उठाकर अपने चैनल पर डालते हो तो वो बाद में आपका डीमोनेटाइजेशन होने का चांसेस होता है, और मैं वही गलती कर रही थी। मैं प्रशांत के चैनल पर बहुत बार वर्क की हूँ, तो मेरा फेस था उस वीडियो में प्रशांत के साथ, तो मुझे लगा मेरा फेस है, मेरा वीडियो है, तो कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। मैं डाउनलोड करके अपने चैनल पे शॉर्ट्स में डाली, ठीक है, बस शॉर्ट्स में, कोई लॉन्ग वीडियो नहीं। और शॉर्ट्स के कारण जिसपे 10 मिलियन, 20 मिलियन, 40 मिलियन तक व्यूज़ गए हैं, उस शॉर्ट्स के कारण मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। और उसके बाद बहुत मेहनत लगा है उस चैनल को फिर से मोनेटाइज करने में। रिव्यू देना पड़ता है, यूट्यूब वाले को वीडियो बनाकर भेजना पड़ता है कि वो आप ही हो, आप खुद से एडिट करते हो, आपसे गलती हो गई, ये वो फलाना ठिकाना। उसके बाद आपका चैनल रिकवर होता है, मतलब फिर से मोनेटाइज होता है। उसके लिए भी बहुत प्रोसेस करना पड़ता है, बहुत दिमाग खराब होता है। फिर मैं सोची चलो इसको तो करते ही करते हैं, इसको साइड में रखते हैं, इस चैनल को, नया चैनल अच्छे से स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे हो दिल पे कितना पत्थर रखकर आप न्यू चैनल को स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से। 4.5 लाख सब्सक्राइबर को छोड़ के जीरो से आप किसी चैनल को स्टार्ट कर रहे हो, कितना मेहनत लगता है। फिर भी मैं ये दुख नहीं बताई आप लोगों को, तो आप लोगों को लगता है शिल्पी बहुत मजे में, बहुत खुश है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो खुश है ना मरेगा, क्योंकि आप लोग तो आओगे नहीं है मेरे लिए करने, मुझे ही करना होगा जो भी करना होगा। अब बताती हूँ, जिस फैमिली को आप हमारे वीडियोस में बहुत खुश देखते हो ना, डांस करते हुए, एंजॉय करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, एक्चुअल में क्या है वो मैं बताती हूँ। पिछले 2-2.5 सालों से हम रोज हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं, रोज डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और आप सोच भी नहीं सकते हो कि उस चीज़ का हमारे लाइफ के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा। हम कितना डिस्टर्ब रहते होंगे, हमारी शांति, हमारा खुशी सब ऑलमोस्ट ख़त्म था, लेकिन हम फिर भी खुश रहने की कोशिश करते हैं, फिर भी खुश रहते हैं। आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मैं स्कूल में जॉब कर रही थी एज अ स्केटिंग टीचर, और अचानक से एक दिन कॉल आता है रोते रोते कि मम्मी को कैंसर निकल गया है, वो भी 4th स्टेज का। अब तुम सोच नहीं सकते हो कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रहा होगा। मतलब मैं पागल हो गई थी, पूरे स्कूल में ना इतने पागलों की तरह रो रही थी। सब लोग समझा रहे हैं शिल्पी कोई बात नहीं, लाइफ में होता है, प्लीज़ चुप हो जाओ, शांत रहो, शांति से डील करो। सब लोग समझा रहा है, सबकी बातें मैं सुन रही हूँ, बट पता नहीं क्यों मेरा रोना रुक ही नहीं रहा है। आप अचानक उस चीज़ को बस फील करके देखो कि आपके घर में पता चलता है, जो आपके घर को पूरा संभाल के रखी हैं, जो आपकी लाइफ को चला रही हैं, और अचानक पता चलता है कि आपकी मम्मी को कैंसर है, जो कि सब लोग उन पे डिपेंडेंट है, हमारा पूरे घर उन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और आपको पता चलता है पूरा बॉडी सिवर करने लगेगा। वही सीन हमारे साथ था। दोनों बहन लिटरली वो कॉल पे रो रही है, हम ऐसे रो रहे हैं, घर आने की हिम्मत नहीं, फेस करने की हिम्मत नहीं, और मम्मी को बताने की हिम्मत नहीं। डॉक्टर मम्मी को बताया नहीं, दीदी को बताया सिर्फ, और मम्मी को कैसे बताए वो चीज़ समझ नहीं आ रहा था, पापा को कैसे बताए वो चीज़ समझ नहीं आ रहा था। दोनों बहन बस बात कर रहे, रो रहे, बात भी नहीं कर रहे, इनफैक्ट सिर्फ रो रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैं कैसे बताऊँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। उस टाइम का फेज़, उस टाइम का मोमेंट, और उस टाइम हमें लग रहा था यार लाइफ ख़त्म हो गई हमारी, सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत हिम्मत करके स्कूल से घर गई मैं, दोनों बहन मम्मी पापा को बैठाए और उनसे पहले अच्छी अच्छी बातें किए, फिर उनको समझाए, और फिर उनको बताए कि मम्मी आपको कैंसर हो गया है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस इतना बोलते ही हम लोग रोने लगे, बहुत ज़्यादा रोने लगे।
और उसके बाद मम्मी समझाती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग टेंशन ले रही हो, जब भगवान दुख दिए हैं तो वही सब कुछ ठीक करेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और पापा का चेहरा वाज लाइक कि क्या हो गया, एकदम शांत, एकदम शांत। पापा वहाँ से उठ के दूसरे रूम में चले गए, कुछ बात नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। इसी रीज़न से मैं आज तक इतनी सारी वीडियो बनाई हूँ, बट कभी भी जिक्र नहीं की कि हाँ मेरी मम्मी को कैंसर है, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं बता पाऊँगी। नॉर्मली तो बिल्कुल नहीं कि हंसते हंसते बोल दी बात ख़त्म, नहीं हो पाएगा मुझसे। इसलिए मैं, मेरे इंस्टाग्राम के लोग, मेरे यूट्यूब के लोग, किसी को नहीं पता, सिर्फ मेरे जो क्लोज़र हैं जिनसे मेरी कॉल पे बात होती है, सिर्फ उन्हें पता है, बाकी किसी को नहीं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी आए हैं और ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। पहले मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पटना के महावीर कैंसर संस्थान गए, जहां हम लोग सुबह 5 बजे गए थे। नेक्स्ट डे, जिस दिन हम लोगों को पता चला कि मम्मी को कैंसर है, उसके नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे गए और डॉक्टर से मिले हैं हम लोग शाम के 7 बजे या 6 बजे समथिंग, ऐसा कुछ। पूरे दिन बैठे थे और इतनी बुरी हालत, इतना स्मेल आ रहा था, इतना ख़राब कंडीशन कि हमें लग रहा था हम यहाँ तो मम्मी को दिखवा ही नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ तो ट्रीटमेंट करा ही नहीं पाएंगे। कैसे कैसे वहाँ मिले, डॉक्टर से बातचीत हुई, वो भी अच्छे से बातचीत नहीं हुई, अच्छे से कुछ क्लेरिफिकेशन, मतलब कहते हैं ना डॉक्टर को जिस तरीके से बात करना चाहिए उस तरीके से बात हुई नहीं, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे नहीं करे। घर पे आने के बाद और टेंशन बढ़ गया और नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी बीमारी को कैसे डील करें। हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं। भाई क्या करे इंसान। प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने की तो कंडीशन बिल्कुल नहीं, उतने पैसे हैं ही नहीं, सोच भी नहीं सकते, मतलब समझ जाओ ऐसा है। तो अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें। मैं बोली सबको कि अब सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं है, आप लोग बस मुंबई निकलिए और टीएमएच में जाकर ट्रीटमेंट कराइए अपना, क्योंकि वही हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन था। और क्योंकि टीएमएच का रिव्यू काफ़ी अच्छा है तो हम टीएमएच ही चाहते थे कि बेस्ट से बेस्ट, जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा पैसा भी ना लगे और अच्छे से हो जाए। लेकिन मुंबई में हमारा कोई जान पहचान नहीं, ना रहने का पता। हम मुंबई पहली बार जाते, कोई हमारे घर से कभी मुंबई नहीं गया था। अब सोचो ऐसी जगह जहाँ आपको कोई नॉलेज नहीं हो, कोई जान पहचान नहीं हो, वैसे जगह जाना, और इतनी बड़ी बीमारी का एक दिन का ट्रीटमेंट है नहीं कि आप गए और करा के चले आए। इसका ट्रीटमेंट सालों साल चलता है, इनफैक्ट ज़िंदगी भर चलता है। तो वो कैसे मैनेज करोगे आप? बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रहा था। मैं बस बोली कि आप जाओ, मैं सब कुछ मैनेज कर दूँगी जितना मुझसे हो पाए। पता है मुंबई जाने का सोचना जितना आसान था ना, उतना जाना आसान नहीं था। हम लोग टिकट के लिए इतना भागे, इतना रिक्वेस्ट किए है ना कि हमारा टिकट बस कहीं से हो जाए, क्योंकि मुझे और डिले नहीं करना था। 4 स्टेज पे, आप समझ रहे हो, और डिले करना हमारे लिए बहुत रिस्की हो सकता था। मैं बस जैसे तैसे कैसे भी टिकट अरेंज की और कल होकर मम्मी दीदी पापा को भेज दी मैं मुंबई। और मुझे ये भी नहीं पता था, हम लोग किसी को ये नहीं पता था हम लोग वहाँ रहेंगे कैसे, कैसे क्या करेंगे, क्योंकि सबका फर्स्ट टाइम था। मैं सबको लिटरली, जितने भी मेरे जान पहचान में फ्रेंड्स हों या फिर जितने भी जान पहचान में मेरे स्कूल में हो, स्केटिंग में हो, सबको मैं कॉल कर रही हूँ कि क्या आपके जान पहचान में कोई मुंबई में है जो 2 दिन के लिए स्टे दे दे, जान पहचान में कोई मुंबई में है जो हेल्प कर दे। मतलब बहुत सा पैसों का हेल्प हमने किसी से नहीं मांगा, लेकिन हम मुंबई में पहली बार जा रहे थे तो हमें कहाँ रहना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था। इसलिए हम ऐसा सबसे कॉल कर रहे थे और सबने बोला कि नहीं हमारे पास कोई मुंबई में नहीं है। था भी तो सबने डिनाई कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप अच्छे हो, सच्चे हो, आपका दिल अच्छा है, तो कोई ना कोई हेल्प के लिए ज़रूर आता है। दीदी के बहुत पुराने फ्रेंड जिनसे हमारी बात भी नहीं होती थी, सच बात है, मतलब ऐसा नहीं, दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन होता ना वो भी अपने लाइफ में बिजी, हम भी अपने लाइफ में बिजी, काफ़ी सालों से बात नहीं हुई है। उस दोस्त को मैं कॉल की कि भैया ऐसा ऐसा बात हो गया है और मम्मी
बहुत सिचुएशन ख़राब है, आप प्लीज़ कुछ कर सकते क्या? वो बोले कि मेरा एक कज़न है जो मुंबई में रहता है, लेकिन वो 2 दिनों के लिए अभी बाहर गया हुआ है। 2 दिन तक मैं वहाँ स्टे करा देता हूँ होटल में, और उसके बाद आप उसके फ्लैट पे जाके रह लेना, और उसके बाद जब आपको लगे कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो, अच्छे से जान-पहचान बन जाए, तो फिर अपना जैसा बनता है आप वहाँ रह लेना। तो हमने वैसे ही करा, 2 दिन के लिए होटल में स्टे लिया, लेकिन हमें समझ आ रहा था कि होटल में रहकर हमें ट्रीटमेंट कराना बहुत मुश्किल पड़ने वाला है, क्योंकि होटल का चार्ज मुंबई का बहुत ज़्यादा है। 1000, 1500, 2000 एक दिन का चार्ज पे करना हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और उसके बाद हॉस्पिटल में भी अलग तरह का खर्च, उसके बाद आना-जाना, ट्रैवलिंग, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो हमें समझ आ रहा था कि हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएँगे। लेकिन आप ये सोचो, जो उनका कज़न जो हमें जानता तक नहीं था, उन्हें जैसे ही कॉल आया, वो 2 दिन बाद लौटते के साथ सबसे पहले हमारे होटल में आया है। वो अपने घर भी नहीं गए, सबसे पहले हमारे होटल में गए, हम हमारा सामान लिए, अपने घर ले गए और बोले जब तक आपको ज़रूरत है आप हमारे घर में स्टे करके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मतलब कहते हैं ना, भगवान ने बस भेज दिया, करा दिया सब कुछ। आप बिलीव नहीं करोगे, हम उन्हें भगवान की तरह ही देखते हैं कि वो आए और हमें जानते तक नहीं है, कभी मिले तक नहीं है, और वो इंसान मुंबई जैसे शहर में हमें रख रहा है, बोल रहा है आपको जब तक ट्रीटमेंट कराना है आप करा सकते हैं। हम वहाँ रहे, हम 1-2 महीने वहाँ उनके घर से ट्रीटमेंट कराए, और फिर हमें आश्रम मिला जो कैंसर पेशेंट को मिलता है, लेकिन इतना ईजिली नहीं मिलता। पटना में एक हमारे सर है स्केटिंग में, उन्होंने मंत्री से लेटर लिखवाया और वो लेटर हम लोग सबमिट किए, लेकिन वो लेटर पास नहीं हुआ। उस लेटर का कोई वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो पटना के मंत्री ने लिख कर दिया था, इसलिए। फिर मुंबई में दीदी एक अलग मंत्री से मिली, मुंबई के मंत्री से, मतलब कुछ थे वो, वहाँ से लेटर लिखवाई, वो आश्रम में जाके सबमिट की, तब जाके हमें रूम मिला, और 6 महीने तक हम उसी रूम में रहकर ट्रीटमेंट कराया, जो कि बहुत पैसे लगते थे लेकिन बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता, और वहाँ खाना पीना सब कुछ मिल जाता था उसी रूम के अंदर। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था, और तब जाकर इस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट हुआ, और अभी भी इसी तरीके से चल रहा है ट्रीटमेंट मुंबई में। मम्मी का ज़्यादातर मेरी फैमिली मुंबई में ही रहती है, और मैं यहाँ काम के पर्पज़ से अकेले रहती हूँ। ये सब तो हो गया, लेकिन मैं यहाँ अकेले रह गई, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। मैं सबको तो भेज दी, बट मैं अकेले कैसे रहूँगी, क्योंकि मैं परिवार के बिना कभी रही ही नहीं थी। घंटों घंटों मैं स्कूल का जॉब करके आती थी और रोती थी अकेले बैठ के कि मेरे लाइफ में ये क्या हो गया, हम सबका लाइफ तबाह हो गया, लाइफ खत्म हो गया, कैसे मम्मी ठीक होगी, कैसे हमारा परिवार चलेगा, हम लोग कैसे रहेंगे, बहुत तरह का सवाल। और उस टाइम पे मेरा साथ देने वाला सिर्फ और सिर्फ नीलाव था, जो मुझे मोटिवेट करता था, समझाता था, काम पे भेजता था, बोलता था अगर तुम रुक जाओगी, तुम काम नहीं करोगी, तो परिवार को कौन संभालेगा, मम्मी को कौन संभालेगा। और तब मैं सुबह 6 बजे उठ के, जो तुम लोग बोलते हो ना कि नीलाव को क्यों इतना मानती हो, कौन है नीलाव, नीलाव ये एक लड़का था जो मेरे साथ था, जो मेरे परिवार के साथ था, जो मेरे साथ था। और जब तुम लोग ये बोलते हो कि मिडिल क्लास की लड़की है, कुछ ना कुछ गलत काम करके ही पैसा अर्न कर रही होगी, इतना कुछ कैसे कर रही है, कैसे घर खरीद ली, कैसे घर बना ली, कैसे सब कुछ रेस्टोरेंट में जा रही है, शॉपिंग कर रही है, शादी ब्याह करवा रही है दीदी का, कैसे कर रही है, तो कुछ ना कुछ गलत काम की होगी तभी पैसा अर्न कर रही है। तुम लोग क्या जानते हो सीरियसली, किसी के लाइफ को जज कर देना इतना ईजिली, किसी को गलत बोल देना इतना ईजिली, वो भी एक लड़की को, और वो भी अपना परिवार होकर गलत बोल रहे हो। समझ में आ रहा है, जो परिवार अगर मदद नहीं भी करता है तो कम से कम समझता है चीज़ों को, वो अपना परिवार होकर गलत बोल रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए यार तुम लोगों को, कि किस फेज से ये लोग बाहर निकला है, अभी बाहर भी नहीं निकला है, अभी भी उसी फेज में है, लेकिन खुश रहने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग उस टाइम पे गलत बोल रहे हो। मेरी जैसी लड़की तो तुम लोगों को देखे तक नहीं, वो तो मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं भाई कि फिर भी परिवार को ना संजोग के चल रहे हैं, साथ लेकर चल रहे हैं कि कोई बात नहीं, जैसा है परिवार है, बोलने दो, सुनकर रहो, इग्नोर करो, होता है, ऐसा सा बात सिखाया जाता है हम लोगों को। और तुम लोग गलत बोलते हो, तुम लोग बोलते हो कि पता नहीं कुछ गलत काम करके ही पैसा अर्न कर रही होगी। भाई सुबह 6 बजे जब मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल में थे ना मुंबई में, सुबह 6 बजे मैं स्कूल जॉब पे जाती थी, और 3:30 बजे मैं घर वापस आती थी, और 4 बजे आधे घंटा का रेस्ट लेने के बाद 4 बजे मैं वापस एकेडमी का क्लास लेने निकलती थी, और घर में 9:30 बजे एंटर करती थी क्लासेस वगैरह लेके। सुबह का 6 बजे निकला इंसान 9:30 बजे वापस आ रहा है, वो भी एक 23-24 साल की लड़की। मतलब तुम समझ जाओ कि इंसान किस स्टेज में होगा, किस हालत में होगा, उसकी बॉडी का हालत क्या हो रहा होगा।
एक सेकंड के लिए रेस्ट नहीं, अच्छा से खाना पीना नहीं, कोई खाना बनाने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं। आप कभी बाहर खा रहे हो, कभी भूखे रह रहे हो, कभी खा रहे हो, नहीं खा रहे हो। भाई तुम आए थे हमें खिलाने के लिए, तुम पूछे थे कि शिल्पी दिक्कत हो रहा है हम आ जाएं, मेरे यहाँ से खाना ले जाओ। पास में रहने वाले लोग हो तुम लोग सब, बहुत दूर के हो नहीं। कोई समाज वाला आया था हमें खिलाने पिलाने के लिए, या पैसे देने के लिए, या हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए, या हमें देखने के लिए? कुछ नहीं चाहिए, देखने भी आए थे कोई? शर्म करो यार, शर्म करो। किसी के लाइफ को इस तरीके से तुम लोग बना देते हो ना, इस तरीके से जज कर देते हो, इतना गलत बोल देते हो कि भाई गलत काम कर रही होगी। भाई बहुत प्राउड करती हूँ मैं अपने ऊपर और अपनी बहन के ऊपर कि हम लोग ऐसे बच्चे हैं जिनको इतना संस्कार दिया गया है कि अपने माँ बाप के लिए ना सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई अगर करोड़ों रुपया भी देना और बोले कि तुम मेरे साथ आ जाओ और तुम माँ बाप को छोड़ दो, कभी नहीं। समझ में आ रहा है? हमारे लिए पूरी जिंदगी है हमारे मम्मी पापा, और तुम हम लोगों को जज कर रहे हो, ये बता रहे हो कि तुम लोग गलत हो, बाकी सब सही था। कोई इतना चीप मेंटालिटी का कैसे हो सकता है? इसलिए पता है तुम लोग ना लाख पैसा कमा लो लेकिन कभी इज्जत नहीं कमा पाओगे, कभी वो लाइफस्टाइल नहीं जी पाओगे जो लाइफस्टाइल इंसान सपना देखता है जीने के लिए। लाख पैसा कमा लो, और हमारे पास कम पैसा है ना, फिर भी हम वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, खुश रहते हैं। हर एक वीडियोस में दिखता है ना कि खुश रहते हैं, और खुश रहेंगे आगे भी। हर दिन प्रॉब्लम आती है, 10 तरह की प्रॉब्लम आती है, 10 तरह का प्रॉब्लम झेलते हैं, फिर भी हम खुश रहते हैं, क्योंकि हमारा मेंटालिटी चीप नहीं है। हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, हम अपने लाइफ से मतलब रखते हैं। हम ये नहीं बोलते कोई आगे बढ़ रहा है तो कि वो गलत काम करके आगे बढ़ रही होगी, वो गलत काम करके आगे बढ़ रहा होगा। भाई इसकी मेहनत देखो। अभी भी मैं 24 घंटा ये सोचती हूँ कि मैं अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाऊँ, मैं क्या काम करूँ, मैं कैसे यूट्यूब पे वर्क करूँ, मैं क्या नया कंटेंट लाऊँ, मैं कैसे अपना एकेडमी चलाऊँ, कैसे बढ़ाऊँ, कि मम्मी पापा को काम ना करना पड़े, कि मेरे मम्मी पापा जो चीज़ चाहें उनको वो चीज़ मिले। कभी एक छोटी सी लाइफ बची है, ठीक है, उनके पास बहुत छोटी सी लाइफ बची है, और उस छोटे से लाइफ में ना हम दोनों बहन चाहते हैं कि उनको हर चीज़ दिखाएं। पार्टी कैसे होती है, रेस्टोरेंट क्या होता है, कहीं घूमना जाना हो, नाचना हो, डांस करना हो, मूवीज देखना हो, सब कुछ करवाना चाहते हैं उनको। इसलिए हम लोग खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग वो स्टेज देखे ना जब हम चारों बैठकर सिर्फ रोते थे कि हमारे लाइफ में क्या हो गया है। मेरी मम्मी कीमोथेरेपी, रेडिएशन और पता नहीं किस किस चीज़ से गुजरी है। उनको पता है कि हमारा परिवार और हमारा समाज हमारे साथ नहीं था, हमारी बेटी, ये दोनों बेटी हमारे साथ थी, जिनको तुम लोग गलत बोलते। शर्म आ रहा है मुझे, ये वीडियो बनाना ही नहीं था एक्चुअल में। सीरियसली मैं कभी नहीं बनाती ये सब वीडियो। कभी अगर मैं किसी वैसे मोमेंट में होती, कुछ बताना चाहती तो अलग तरीके से बताती, बट इस तरीके से मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। बट यार तुम लोग परिवार होकर इस तरीके से बोलते हो, शर्म नहीं आता है? मैं तो कभी ऐसे परिवार से रिश्ता ना रखूं, बट मेरे मम्मी पापा बहुत 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 अच्छे हैं, कि शुरू से लेकर बहुत कुछ सुने हैं तुम लोगों सबसे, बहुत कुछ सुने हैं, और फिर भी बहुत अच्छे से रिश्ता चला रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, बट हमारे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है। हम इतना कुछ नहीं सुन सकते, क्योंकि बहुत कम एज में मैं बहुत कुछ की हूँ यार, बहुत कुछ, बहुत मेहनत, दिन रात 24 घंटा। समझो तो मैं रात रात भर जाग कर काम करती थी, और करती हूँ जब जरूरत पड़ता है, अभी भी रात को जागती हूँ मैं। और पहले तो रात रात भर नींद नहीं आती थी कि अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, कैसे मम्मी का ट्रीटमेंट होगा, मेरी मम्मी को कैसे भी सरवाइव कराना है, अच्छे से रखना है उनको, कुछ नहीं हो सकता उनको। हम लोग ये सोचते थे दोनों बहन। रोते नहीं थे हम लोग पेरेंट्स के सामने, क्योंकि अगर हम रोएंगे तो उनको तकलीफ होगा, वो हमसे ज़्यादा तकलीफ में रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनके कारण उनका बच्चा फेस कर रहा है, उनके कारण उनका बच्चा रो रहा है, इसलिए हम लोग रोते नहीं थे। प्लीज़ यार, लाइफ में किसी को जज करना बंद करो। इंसान आगे बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हर लोग गलत काम करके ही आगे बढ़ रहा होगा। उसकी मेहनत को देखो, उसके टैलेंट को देखो,
और तुम लोग तो शुरू से देखते आ रहे हो, फिर भी ऐसी बात है। फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे बात से हम रुक नहीं जाएंगे, तुम्हारे बात से हम काम करना नहीं छोड़ देंगे, तुम्हारे बात से हम खुश रहना नहीं छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस इस चीज के लिए लगता है कि भाई इंसान कुछ कुछ लोगों से एक्सपेक्ट करता है, वो लोग भी आपको आकर गलत बोले ना तो हर्ट होता है। फर्क नहीं पड़ता लेकिन हर्ट होता है, ठीक है। फर्क इन द सेंस कि हम आपके कहने से छोड़ नहीं देंगे, हर्ट होना इन द सेंस कि हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आप ऐसा बोलेंगे, फिर भी आप बोले, तो वो चीजें हर्ट करते हैं। तुम लोग कभी हमारे साथ नहीं थे, हमारी खुशी में साथ नहीं रहे हो, हमारी खुशी में खुश नहीं रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने खुशी में खुश हैं, हम अपने दुखी में दुख है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है भाई। हम इस फेज से बाहर निकले हैं ना, जिस फेज में हमें लोगों की ज़रूरत थी और लोग हमारे साथ नहीं थे, जो लोग थे वो भी हमारा साथ छोड़ दिए थे। आप लोगों को अच्छे से पता है कि कौन लोग थे जो हमारा साथ छोड़ दिए। बहुत किस्मत से मिलते हैं ऐसे बाल बच्चे, और बहुत किस्मत से मिलते हैं ऐसे माँ बाप जो एक दूसरे के साथ रहें हर एक सिचुएशन में, चाहे वो खुशी वाला सिचुएशन हो, चाहे वो दुख वाला सिचुएशन हो। मेरी दीदी अपना करियर सैक्रिफाइस की है। 2.5-3 सालों से, जब से कैंसर हुआ मम्मी को, पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो मुंबई में मम्मी का ट्रीटमेंट करा रही है, ठीक है। और तुम ऐसे बच्चे को जज कर रहे हो कि उसने गलत काम करा होगा, तुम मुझे जज कर रहे हो कि गलत काम करा होगा। गुड, वेरी गुड। तुम दूसरों की बेटी को जज करते हो, दूसरों के बेटे को जज करते हो। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी खुद की बेटी क्या कर रही है और क्या की है पास्ट में, तुम्हारे घर की खुद की बहू क्या करती है और क्या की है पास्ट में। भाई मुझसे अगर पूछो, मैं तो नाम लेकर वीडियो में बता सकती हूँ, बट मेरे पेरेंट्स ने वो चीज़ें अलाउ नहीं करा है, वरना मैं नाम लेकर बताऊँ सबके बारे में कि किसने क्या क्या करा है, ठीक है, करके बैठा है सब। तो हमारे बारे में हिसाब ना दें तो बहुत अच्छा है। खुद के घर में झांक लो, उसके बाद दूसरों को देखो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना मत देखो, आँख पे पट्टी बांध लो। जब अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो को ऑलरेडी मैं बहुत लंबा कर चुकी हूँ और सीरियसली मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती, नहीं बोलना चाहती। कोई फ़ायदा नहीं है अपने लाइफ का एक्सप्लेनेशन देकर ऐसे लोगों के पास जो लोग आपको कभी समझेंगे ही नहीं। और मैं अपने व्यूवर्स जो मुझे प्यार करते हैं ना, मैं उनको एक ही सजेशन देना चाहूँगी या फिर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पता है, लाइफ में तुम आगे बढ़ रहे हो ना, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। अपना ग्रोथ, अपना इनकम, अपना खुशी किसी चीज़ के लिए सैक्रिफाइस मत करना। इन द सेंस कि कौन परिवार में क्या बोल रहा है, कौन समाज में क्या बोल रहा है, आपको कितना भी क्रिटिसाइज करे, कितना भी गलत बोले, अपनी लाइफ में रुकना मत। पैसा है, सब कुछ है, और पैसा कमाने के लिए जितना मेहनत कर सकते हो उतना करना, जो तुम्हें सही लग रहा है वो करना, किसी का मत सुनना। मैं गलत काम करने के लिए अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, जो तुम्हारे चॉइस का है। मुझे वीडियो बनाना पसंद है, मुझे स्केटिंग करना पसंद है, मैं कर रही हूँ और मैं करूँगी। अगर आपको जॉब करना पसंद है, आपको कोई और चीज़ें करना पसंद है, आप करो। म्यूजिक करना, डांस करना पसंद है, करो। किसी के लिए मत रुको यार, हिम्मत दिखाओ, सेल्फ मेड बनो, किसी के भरोसे से मत रहो। दुनिया बहुत खराब है, बहुत खराब। आपके एक चीज में साथ नहीं आएगी, बोले तो हम लोग घंटों रोए हैं क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं था, और आज हम उस फेस में है कि हमें जरूरत ही नहीं है किसी की। तो आप ऐसे बनो कि एक टाइम पे अगर आपको जरूरत हो, अगर वो चीज ना मिले ना, तो आप ऐसा बन जाओ कि आपको फिर उस चीज की जरूरत ही ना पड़े, कभी नहीं। और वो चीज तब आ पाएगा जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके अंदर गट्स होगा, स्ट्रांग बनोगे। बस इतना ही बोलूंगी मैं। टॉक्सिक लोगों से दूर रहो यार, भाई जहरीले लोग ना आसपास बहुत हैं। मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स की बात मैं बता रही हूँ जिसको मैं बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा, फीमेल मेल दोनों की बात कर रही हूँ, और वैसे फ्रेंड्स मेरा साथ छोड़ के चले गए मेरा तरक्की देखते हुए कि भाई ये लड़की इतना तरक्की कैसे कर रही है, उनसे देखा नहीं जाता था, मेरे पीठ पीछे बिचिंग करते थे, उल्टा पुल्टा बोलते थे। मैं उनका साथ छोड़ दी कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स नहीं चाहिए। मेरे एक फ्रेंड्स रहेंगे, 2 फ्रेंड्स रहेंगे, मैं उसमें ही खुश हूँ। मुझे 10 फ्रेंड्स नहीं चाहिए जो मेरे मुंह के सामने अच्छा बने और मेरे पीठ पीछे बुराई करें।
और जिनको मैं बहुत मानती थी वो लोग ऐसा करते थे। लीव, सबके लाइफ में ऐसा होता है, मुझे ये चीज़ें पता है। हजारों यूट्यूबर मिलेंगे ऐसा बोलते हुए, हजारों लोग मिलेंगे ऐसा बोलते हुए, क्योंकि ये सच्चाई है, बहुत हार्श रियलिटी है कि आपका परिवार और आपका दोस्त, आपका समाज कभी आपका सगा नहीं हो सकता भाई। सगा ना सिर्फ 2-3 लोग होते हैं, माँ बाप, पति पत्नी, और अगर 22 भाई बहन आपके सगे निकल गए तो सगे निकल गए, वरना भाई बहन भी सगे नहीं होते, ये रियलिटी है। हम बोले तो बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ मैं अपने आप को कि मेरी बहन ऐसी है और मैं ऐसी हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए इतने अच्छे से सोचते हैं, एक दूसरे खूब लड़ते हैं, खूब झगड़ते हैं, बट एक दूसरे के लिए इतना प्यार है, टचवुड किसी की नज़र ना लगे, इतना प्यार है। तो वो बहुत किस्मत से होता है। और अगर ऐसा है तो बहुत संभाल के रखना उस रिश्ते को, बहुत प्यार देना उस रिश्ते में। कुछ सहना पड़े सह लो, बोलना पड़े बोलो, लेकिन कभी दिल में कुछ मत रखना। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग बस ख्याल रखना, जो लोग मुझसे प्यार करते हो हमेशा खुश रहना, अपनी खुशी किसी चीज़ के लिए सैक्रिफाइस मत करना। लोट्स ऑफ लव।